हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और ये किस तरीके से संपन्न होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ओवरव्यू लेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे जंग लग जाना। लोहे पे जो आपने देखा होगा कि लोहे से बनी वस्तुओं पे जंग लग जाता है। तो जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं उस पे जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पाचन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। श्वसन, सांस जो लेते हैं हम, ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी क्या है? तो केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक, दही का बन जाना, ये सब क्या है? तो केमिकल रिएक्शन है। अब देखो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, कोई भी पदार्थ होगा, और उस पदार्थ से हम क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और जो पुराना पदार्थ होगा उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो रिएक्टेंट का परिभाषित कैसे देंगे? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट बोलेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण हम रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में होने के बाद होता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, और इसका सटीक एग्जाम्पल मैंने चाय वाला बताया था कि जब आप दूध, चीनी, चाय पत्ती डालोगे तो दूध क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा, चीनी अभिकारक हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, चाय बनाते हैं। समझ गए? इस तरीके से। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर देना, ठीक ना। चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित की जाती है। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। देखिए, जो आपका ये केमिकल इक्वेशन होता है, ये जो होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही निरूपित होगा। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेशली तरीके से प्रतीक होगा, चिन्ह होगा, या अभिकारक या उत्पाद के क्या होंगे? रासायनिक सूत्र होंगे, जिसे हम भौतिकी अवस्था में लिखेंगे। आगे आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के माध्यम से हम दर्शाएंगे। इससे टेम्परेचर घटेगा तो टी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो इसको राइज अवस्था में कर देंगे। प्रेशर आपका अगर बढ़ेगा तो राइज अवस्था में कर देंगे। प्रेशर घटेगा तो तीर नीचे की तरफ लगाएंगे। इसी तरीके से आपका उत्प्रेरक में कौन कौन सा आ जाएंगे? प्लेटिनम, मॉलिब्डेनम, ये सब क्या आएंगे? उत्प्रेरक में आ जाएंगे। तो इसका भी क्या असर पड़ता है केमिकल इक्वेशन पे, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। ठीक, तो उसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है।
ठीक ना। ये मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ बोलता है, ठीक ना। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। द्रव्यमान को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, न तो हम इसका निर्माण करेंगे न ही इसका हम विनाश करेंगे। समझ गए पूरी बात। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। इसका हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक ना, चेंज कर सकते हैं। इसका हम निर्माण और ना ही विनाश कर सकते हैं। समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया के पहले, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले उसको जो आपका अभिकारक होते हैं, जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, या उसके पश्चात जो भी उत्पाद बनते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, ठीक, ये F5 और H2O, फेरस और जल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये जो दो चीज़ मिला है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो इनको हम बैलेंस करना समझेंगे। तो यही बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के से पहले जितने भी परमाणु संख्या है या अभिक्रिया होने के बाद भी जितने भी परमाणु संख्या है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समझ गए। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, ठीक। तो चलिए हम किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चरणबद्ध संतुलित करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखेंगे और इसको सूत्र लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम रिएक्शन करवा रहे हैं फेरस को जल के साथ। तो हम एक बॉक्स में क्या करेंगे, फेरस को ले लेंगे और एक बॉक्स में जल को ले लेंगे, ठीक। तो फेरस को जब आप जल के वाटर के साथ कम्बिनेशन कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड। ये यहाँ पे फार्मूला गलत लिखा गया है, Fi3O4। क्या लिखा गया है, Fi3O4, ठीक। Fi3O4 बनेगा, ठीक। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मुक्त होगी। तो सबसे पहले हमारा जो फेरस है और जल है ये आपके क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और यहाँ पे जो भी आपका फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे जो भी बना और हाइड्रोजन मुक्त हुआ, तो फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। इतना तो पहले आप समझ जाओ, उसके बाद इसे बैलेंस करेंगे, ठीक। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी यहाँ पे LHS वाले टर्म है, प्रोडक्ट वाले हैं, उसको हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या लिख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है फेरस का कितना है, तो 1 है, ठीक ना। जल हाइड्रोजन का कितना है, तो 2 है। ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ से आप देख सकते हो परमाणु संख्या कितनी है, तो 1 है, 2 है, 1 है, ठीक ना। LHS वाला टर्म लिख लिया। अब इसी तरीके से हमने स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब RHS वाले टर्म को लिख लेंगे, उत्पाद में परमाणु संख्या लिख लेंगे यहाँ से कॉलम बना के। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फेरिक ऑक्साइड Fi3O4। तो Fi3O4 है, तो Fi में कितना है परमाणु, तो 3 है, ठीक। हाइड्रोजन में कितना है, O4 है, तो 4 है। H में कितना है, तो 2 है। इतना आप समझ रहे हो, ठीक। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम जल वाले को बैलेंस करेंगे। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड में हम क्या करेंगे, अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। आप कोई भी लगा लो। यहाँ पे देखो जल में क्या करेंगे, आप 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Fi3O4 प्लस H2O, इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 3 से गुणा करो, इसको बैलेंस करने के लिए, फेरस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Fi में 3 से गुणा कर दूँ, Fi3 बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस किया तो 4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखो बचा क्या हमारा टर्म, तो ये आपका हाइड्रोजन वाला बच गया।
तो हाइड्रोजन वाला कितना आ गया, 4 दूना का 8, आप जानते होगे। ठीक, तो 4 दूना का 8 इसको बनाना है हाइड्रोजन वाले टर्म को। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में क्या कर देंगे, हम इसमें 4 से खाली गुणा कर देंगे। तो पहले से ही आपका 3 बचा था, फिर लास्ट में ही आपका 4 बचा था, तो ये फेरस सल्फेट जो आपका बन गया, फेरिक सल्फेट, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा ये वाला टर्म, इसमें आप 4 से गुणा कर दोगे तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। समझ गए पूरी बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, LHS वाले अभिकारक और RHS वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक, चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेंगे फेरस सल्फेट, तो इसको बैलेंस करके यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। तो फेरस सल्फेट है, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे, हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे SO3 भी आपके गैस के माध्यम से मुक्त हो जाएगी। इस तरीके से यह बैलेंस किया गया है। अब यहाँ पे देखो चूना पत्थर का, इसको भी यहाँ पे बैलेंस किया गया है। ठीक, अब हम समझते हैं कि वैद्युत वियोजन क्या होता है। वियोजन का मतलब अलग हो जाना, टूट जाना, ठीक ना, विघटित हो जाना, उसे हम वियोजन बोलते हैं। तो कैसा वियोजन है, वैद्युत वियोजन है, इलेक्ट्रिक वाला। तो हम इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा करके हम 2 तत्वों को आपस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, वियोजन करेंगे उसका। तो इसका परिभाषा कैसे करेंगे, तो ऐसा वियोजन जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हो, ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे संपन्न हो, उस तरह के वियोजन को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन। अब इसका एग्जांपल किस तरीके से लोगे, जो भी आप यहाँ पे जल है, जल किस तरीके से लिक्विड कंडीशन में होता है। जब भी आप जल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे, विद्युत धारा दोगे, तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन में, दूसरा का ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन आप जानते ही हो गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, आपका गैस है। बैलेंस कर लो, बैलेंस करने सभी को आता है। 2 से गुणा करोगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे भी आप 4 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन आपका 2 है, तो 2 यहाँ पे छोड़ दो यहीं पे, ठीक ना। अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे शो हो रहा है, इसी फिगर के माध्यम से टोटल कहानी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जार लेंगे, और जार में उसके आधे हिस्से में पानी भर देंगे, और उस जार में आप 2 परख नली लो कांच की। ठीक, कांच की 2 परख नली लेना है, और उसको कनेक्ट कर देना है, उसका एक सिरा एनोड से, दूसरा का सिरा कैथोड से। ठीक, और उसमें जो एक राड लगा होगा, दोनों परख नली में एक एक राड लगा होगा ग्रेफाइट का, ठीक ना। अब ग्रेफाइट का राड लगा दोगे, और यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, दोनों को, एनोड को भी और कैथोड को, बैटरी के दोनों सिरों से प्लस माइनस से कनेक्ट कर दोगे, तो चार्ज क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। स्विच ऑन करोगे तो चार्ज प्रवाहित होगा। जब चार्ज प्रवाहित होगा, ठीक ना, जब चार्ज जाएगा, लाइट अब जब आप दोगे, तो जितने भी जल के अणु है, परमाणु है, वो क्या होंगे, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सिरे पे आपका ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा, और दूसरे सिरे पे आपका हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका एनोड वाला सिरा है उस पे ऑक्सीजन कलेक्ट होंगे, और जो भी आपका कैथोड वाला सिरा है परख नली का, उस पे आपका हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जल को 2 पार्ट में तोड़ लिया, वियोजन कर लिया। किसके माध्यम से, तो विद्युत के माध्यम से। तो इस तरीके के वियोजन को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन। समझ के पूरी कहानी। अब चलो आगे हम समझते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रकाशीय, प्रकाश के माध्यम से हम तत्वों को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे AgCl, ठीक। अब AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है, या सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। AgCl का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक।
अब इसको हम ब्रेक करेंगे, किस तरीके से ब्रेक करेंगे? सूर्य की रोशनी में, प्रकाश के माध्यम से करेंगे। तो प्रकाश जब आप दोगे इस पे, फोटोग्राफी पे जो भी आपका सूर्य की रोशनी इस पे पड़ता है, तो ये होता क्या है, जो भी आपका Ag है, सिल्वर और यहाँ पे क्लोराइड आपस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो Ag आपका अलग हो जाएगा और क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लो, तो 2Ag, तो यहाँ पे 2Ag है। अब Cl2, तो Cl2 यहाँ से। Ag आपका जानते हैं ये सॉलिड स्टेट में होता है और क्लोराइड आपका गैसियस स्टेट में होता है। अब इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड की भी बात कर लो, इसको भी जब आप सूर्य की रोशनी दोगे तो ये भी Ag और ब्रोमाइड दोनों में टूट जाएगा। ठीक, बैलेंस कर लो, समझ गए? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर पेपर में पूछा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसे ज़रूर समझना, ठीक ना। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो भी आपके रिएक्टेंट हैं उसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? या तो आप उसे हीट दो, या उसे आप प्रकाश दो, या उसे आप विद्युत ऊर्जा दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दो, तब वो आपस में क्या होंगे? ब्रेक होंगे। ऊष्माशोषी, वो ऊष्मा लेगा, ठीक ना, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा लेगा, शोषण करेगा, ठीक ना, उसे हम ऊष्माशोषी बोलेंगे, समझ गए? तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका उल्टा मान लो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमारे पास टूटने के बाद कुछ एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक। अब जब दोनों आपस में क्रिया एक साथ होगी तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, समझ गए? चलिए अगला विस्थापन अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो देखो, जो भी आपका अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो क्या कर लेगा? खींच लेगा। से मान लो मैं बात कर रहा हूँ फेरस में और कापर में। तो फेरस और कापर में, कापर की तुलना में फेरस आपका क्या है? ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो फेरस क्या करेगा? इस SO4 को क्या करेगा? आपस में खींच लेगा, अपने तरह में मिला लेगा। तो जब आप दोनों को क्रिया कराओगे एक साथ तो फेरस सल्फेट बनेगा और यहाँ पे कापर आपका सॉलिड स्टेट में अलग हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये आपस में अलग होना ही क्या हो जाएगा? विस्थापन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। से मान लो कि लोहे की कील पर भूरे रंग की जो कापर की परत जम जाती है, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दिखाया गया है Zn प्लस CuSO4। तो Zn यानी कि जिंक और कापर में सबसे स्ट्रांग कौन है? तो जिंक है। तो जिंक इस SO4 को मिला लेगा अपने में और कापर को अलग कर देगा, ठीक। यहाँ पे दिखाया गया है, समझ गए? अब इसी तरीके से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें 2 बार होगा, यही इसमें 1 बार हो रहा था ना, अब इसमें क्या होगा? 2 बार होगा, 2 बार विस्थापन होगा। अब कैसे होगा समझते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया गया है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड दिया गया है। जब दोनों का आपस में रिएक्शन कराओगे तो सोडियम सल्फेट जो है सोडियम क्लोराइड
हो जाएगा और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पे देखो 2 बार रिएक्शन हुआ अलग अलग। एक बार सोडियम सल्फेट है, सल्फेट को अलग करके सोडियम क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, और यहाँ बेरियम क्लोराइड जो है क्लोराइड को अलग करके सल्फेट के साथ में आ गया। तो बेरियम सल्फेट बन गया एक अलग, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अलग बन गया। तो जब 2 बार होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। समझ गए। अब उपचयन तथा अपचयन क्या होता है ये समझो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उपचयन समझने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक, और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, कमी होगा, ठीक। तो उस प्रकार के हम चीज़ों को क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे, ठीक। इसके अपोजिट अपचयन होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक। तो कार्बन ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराओगे तो CO2 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो कॉपर और ऑक्साइड को गुणा कराओ, आपस में कॉम्बिनेशन कराओ तो CEO ये बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, नहीं तो हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, ठीक। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो अपचयन वाला। तो अपचयन में भी 2 होता है। इसमें जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उल्टा होगा उसके, इसमें ऑक्सीजन का कमी होगा, नहीं तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखो CuO है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इसमें चला गया, ठीक। तो CuO ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो अपचयन होगा, ठीक। और हाइड्रोजन इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है। तो हाइड्रोजन जब जुटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें आ जा रहा है, तो ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होगा उसे हम उपचयन बोलेंगे। यहाँ पे H2 था और यहाँ पे O आके कॉम्बिनेशन हो गया है, कंबाइन हो गया है। जब आपका ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। और इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक। अब आगे समझते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब ये होता है किसी भी लोहे की वस्तु पे जंग लग जाना। जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, ऊपरी जो लेयर होती है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक। उसी फिनोमेना को हम संक्षारण बोलते हैं। अब लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये सब क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल है। अब इसका हम उपाय किस तरीके से करेंगे, रोकेंगे किस तरीके से, तो आप विद्युत लेपन कर सकते हैं या पेंट चढ़ा सकते हैं। आप देखोगे कि जो भी लोहे से बनी चीज़ें होती है उस पर पेंट किया जाता है। पेंट इसलिए किया जाता है कि उस पर जंग ना लगे, ठीक। अब विकृत गंधिता क्या होता है, तो जब देखो वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में जब आती है तो उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री, तेलीय कोई भी चीज़ मान लो, वसा जिसमें वसा है और तेल वाला जो खाना है, एयर के संपर्क में आएगा तो उपचयित हो जाएगा, ठीक। इससे उसका क्या होगा, स्वाद ही बदल जाएगा, उसका गंध ही बदल जाएगा, और इसी गुण को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। अब इसको रोकने का उपाय क्या है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे या वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे, फ्रिज वगैरह में रख देंगे। ठीक, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं, या शीतलन के द्वारा, मैंने बोला ना फ्रिज में रख दो खाना ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से बस खाली इतना टॉपिक के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा, हो गया। और आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है आप कमेंट करके बता देना कि किस पे वीडियो बनाना है, मैं बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये अगर लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।